हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी। कंटिन्यू करेंगे अपन आरओ और एआरओ के लिए इंडियन पॉलिटी की क्लासेस। आज के दो वीडियोस रहेंगे, वो लास्ट इन द सीरीज ऑफ पॉलिटी के वीडियोस रहेंगे और इसके बाद अपना पूरा पॉलिटी खत्म हो जाएगा। इन दोनों में अपन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के बारे में बात करेंगे और समझेंगे कि क्या क्या फीचर्स जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किए। बिफोर गेटिंग स्टार्टेड इनटू दिस आई वुड लाइक टू थोड़ा सा इन्फॉर्म यू, बताना चाहूंगा कि क्या होता है। तो सबसे पहले यदि अपन समझते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज क्या होती हैं, तो वो सारी बॉडीज जो कि हमारे संविधान में मेंशन की गई हैं उन्हें कहा जाएगा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। फॉर एग्जांपल यदि आप देखोगे, फाइनेंस कमीशन हो गया, इलेक्शन कमीशन हो गया, सीएजी हो गया, ऐसी बहुत सारी बॉडीज हैं जो डायरेक्टली हमारे संविधान में मेंशन है। इसे अपन कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। इसके अलावा यदि अपन देखें तो बहुत सारी स्टेचरी बॉडीज होती हैं। स्टेचरी यानी कि किसी को स्टैच्यू से बनाया गया है, यानी कि कोई एक्ट है, उस एक्ट के तहत उस बॉडी का निर्माण हुआ है, फॉर्मेशन हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, आरटीआई एक्ट के अंदर सीआईसी, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, ये सब सेटअप किए गए हैं। इसके बाद बहुत सारी ऐसी बॉडीज होती हैं जो एग्जीक्यूटिव एक्शन से सेटअप की जाती है, यानी कि सिंपल एग्जीक्यूटिव यानी कि सरकार एट द सेंटर लेवल या स्टेट लेवल एक साइन कर दिए और एक बॉडी बना दिए। इस तरीके की मेजर क्लासिफिकेशन होती है। अब ऐसी बहुत सारी बॉडीज हैं जो सेटअप की गई हैं, बट बिकॉज अपन को जो है जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो अपन सारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को एक एक करके समझेंगे और फिर उसे फिनिश आउट करेंगे। तो सबसे पहले अपन समझते हैं, एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज आर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, यानी कि संविधान में कौन कौन सी बॉडीज का मेंशन है। जीएसटी काउंसिल बिल्कुल मेंशन है, क्योंकि जब जीएसटी एक्ट पास हुआ था 2016 में, तब एक अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस हुआ था, 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इस एक्ट के तहत क्या हुआ था, एक जीएसटी काउंसिल का फॉर्मेशन हुआ था और ये संविधान में आर्टिकल नंबर 279A में एक बॉडी जीएसटी काउंसिल को इनकॉर्पोरेट कर देते हैं। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, ये जो है 1993 में एक एक्ट पास हुआ था, उसके तहत नेशनल और स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन सेटअप हुए थे, तो ये संविधान में मेंशन नहीं है। देन फाइनेंस कमीशन, अगेन ये आर्टिकल 280 में मेंशन है और ये बहुत सारे ग्रांट्स के लिए रिकमेंडेशन देती है, तो ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। सीएजी, ये भी आर्टिकल 148 में मेंशन है, जो ऑडिटर एंड अकाउंट जनरल को हेड करते हैं, इसीलिए ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो बी को छोड़ के सारी के सारी जो बॉडीज हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं। तो इसमें में से जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है वो कुछ अपन ने देख चुकी है, बाकी सब इलेक्शन कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, फाइनेंस कमीशन, जीएसटी काउंसिल, नेशनल कमीशन फॉर एससी, एसटी, ओबीसी। इसके अलावा स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, सीएजी, एडवोकेट जनरल एंड अटॉर्नी जनरल। ये सारी जो हैं सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, जिनके बारे में अपन 2 वीडियोस में कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। Which article of the Constitution explicitly mentions the Election Commission and its composition? कौन सा आर्टिकल मेंशन करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्शन कमीशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि डेमोक्रेसी का सबसे इंपॉर्टेंट जो कंस्टिट्यूएंट रहता है वो है इलेक्शन, और इलेक्शन क्या होना चाहिए, फ्री एंड फेयर होना चाहिए, तभी एक ट्रू डेमोक्रेसी का बेसिक इंग्रेडिएंट पूरा होता है। और इसी वजह से आप देखोगे हमारे संविधान में एक बॉडी मेंशन की गई है, इलेक्शन कमीशन। और यदि आप इंडिया के इलेक्शन देखोगे तो वो दुनिया में सबसे ज्यादा हाईएस्ट इंटीग्रिटी के इलेक्शन माने जाते हैं, और इसी वजह से आप देखोगे इंडिया के इलेक्शन कमीशंस ना सिर्फ इंडिया में बल्कि थ्रू आउट द वर्ल्ड अलग अलग कंट्रीज में जाके इलेक्शन कंडक्ट कराने में हेल्प करते हैं, क्योंकि इंडिया के इलेक्शंस आर नोन फॉर इट्स इंटीग्रिटी। कौन से आर्टिकल में सेटअप है, तो वो आर्टिकल नंबर 324 के अंतर्गत सेटअप है, जहां पर कहा गया है इलेक्शन कमीशन जो होगा एक चीफ इलेक्शन कमीशन को कंसिडर करेगा प्लस अदर मेंबर्स को कंसिडर करेगा, यानी कि इलेक्शन कमीशन को कंसिडर करेगा। ये इलेक्शन कमिश्नर्स कितने होंगे, जितने भी प्रेसिडेंट डिजायर करें, जिन्हें उन्हें लगता है रिक्वायर्ड रहे इलेक्शन कमीशन के लिए, उतने कंस्टिट्यूटेड होंगे। इसके अलावा स्टेट लेवल पर रीजनल इलेक्शन कमिश्नर्स भी अपॉइंट किए जा सकते हैं बाय चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अदर इलेक्शन कमिश्नर्स। तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 324 द इलेक्शन कमीशन होल्ड्स
इलेक्शंस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, कौन कौन से बॉडीज के लिए इलेक्शन होल्ड करते हैं? तो अपन ने ये बात करी थी जब पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस और अर्बन लोकल बॉडीज में अपन डील कर रहे थे। पार्ट 9 और पार्ट 9A में अपन ने बात किया था दो और इलेक्शन कमीशन सेटअप किए गए हैं, दैट इज स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स। तो स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है ये क्या करते हैं? पंचायती राज और अर्बन लोकल बॉडीज के लिए इलेक्शन कंस्टिट्यूट जो भी रिक्वायरमेंट रहती है वो ये करते हैं। लेकिन जो सेंट्रल इलेक्शन कमीशन है वो क्या करेंगे? वो होल्ड करते हैं इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, याद कीजिए अपन ने देखा था। इसके बाद वाइस प्रेसिडेंट का डील करते हैं। इसके अलावा जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्रियंस का इलेक्शन होता है और स्टेट लेजिस्लेचर का इलेक्शन जो भी होते हैं वो इन्हें कंडक्ट कराते हैं। तो ये सारे चारों का इलेक्शन कौन कंडक्ट कराते हैं? इलेक्शन कमीशन। तो पार्लियामेंट, अर्बन लोकल बॉडीज गलत हो गया, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, मोर देन वन ऑप्शन। सो मोस्ट ऑप्टिमम आंसर विल बी मोर देन वन ऑप्शन। नेक्स्ट आता है हाउ मेनी मेंबर्स आर प्रेजेंट इन द इलेक्शन कमीशन एज पर कॉन्स्टिट्यूशन। ये अपन ने ऑलरेडी देख लिया कितने मेंबर्स होते हैं। एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहेगा, उसके बाद अदर मेंबर्स एज मे बी डिजायर्ड बाय द इलेक्शन बाय द प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं। तो वन चीफ इलेक्शन कमिश्नर ओनली, गलत। टू चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर, 3। सो नॉट फिक्स्ड, नॉट फिक्स्ड इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट। अब देखिए बात ऐसी हुई है कि एक स्टोरी है कि 1989 तक पहले सिर्फ और सिर्फ एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर ही होता था। बट उसके बाद 1989 में क्या हुआ था, ऐसा कहा जाता है कि इंटेंशनली 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट किया गया था ताकि सीईसी के पावर को कर्टेल किया जा सके। क्योंकि सीएससी का पावर देखा जा रहा था कई बार बहुत ज्यादा एक्सेसिवली पॉइंट आउट किया जा रहा था कि उनका पावर बढ़ रहा है और इससे जो गवर्नमेंट इन पावर है वो अपना पावर इनके ऊपर ज्यादा एक्सरसाइज करना चाह रहे थे। तो एक बहुत ही फेमस चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे हैं टीएन श्रीनिवासन, उनके पावर को कर्टेल करने के लिए माना जाता है 2 अदर इलेक्शन कमीशन को इंट्रोड्यूस किया गया था, बट ऐसा हो नहीं पाया। तो यदि अपन समझते हैं अब इसका जो 2 अदर होते हैं इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ऐसा नहीं होता है कि ये जो 2 होते हैं सबऑर्डिनेट होते हैं किसी भी तौर पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर से। इनफैक्ट दोनों की जो सैलरी होती है, दोनों का जो पावर बैलेंस में स्टेटस होता है इक्वल होता है। यानी कि कहीं पर भी संविधान में यह नहीं लिखा गया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का पावर ज्यादा है या उनके पास कोई अदर प्रिविलेजेस है, एक्सेप्ट एक जो अभी अपन आगे बात करेंगे। उसके बाद अपन देखेंगे इनका जो अपॉइंटमेंट होता है, चाहे वो सीईसी का होगा चाहे वो इलेक्शन कमिश्नर का होगा, कैसे होता है? प्रेसिडेंट के द्वारा होता है। रिसेंटली एक पार्टी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया है जिसमें कि 3 मेंबर्स का एक कॉलेजियम रहेगा जो रिकमेंड करेगा प्रेसिडेंट को इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट करने के लिए, और ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद रिसेंट में इंट्रोड्यूस किया गया है। और जो भी इनकी कंडीशंस हैं वो किसके द्वारा डिटरमाइन की जाती है? प्रेसिडेंट के द्वारा डिटरमाइन की जाती है। नेक्स्ट, व्हाट इज द टर्म ऑफ द ऑफिस फॉर इलेक्शन कमीशन एज पर द आर्टिकल 324। तो जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं आप नॉर्मली देखोगे 2-3 को छोड़कर, फॉर एग्जांपल फाइनेंस कमीशन, अटॉर्नी जनरल एंड एडवोकेट जनरल, इनको छोड़कर जो नॉर्मल टेन्योर होता है वो 6 इयर्स या 65 इयर्स, जो भी इसमें में से पहले पूरा हो जाता है वो टेन्योर होता है। सो क्या होगा? 6 इयर्स या 65 इयर्स, जो भी पहले खत्म हो जाए। नेक्स्ट अपन बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द रिमूवल ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर फ्रॉम द ऑफिस। अब ध्यान रखिएगा ये एक मेजर डिफरेंस है दोनों के बीच में, जहां पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है इन्हें बहुत ज्यादा सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है। याद कीजिए जैसे अपन ने पढ़ा था सुप्रीम कोर्ट के जज का रिमूवल, दोनों सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज का रिमूवल अपन ने पढ़ा था, एक ही प्रोसेस होता है और वो 1968 के जजेस इंक्वायरी एक्ट में डिफाइन किया गया है। उसमें अपन ने देखा था कि केवल संविधान में 2 क्राइटेरिया दिए गए हैं जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट के जज को निकाला जा सकता है। सबसे पहले है मिसबिहेवियर या दूसरा है इनकैपेसिटी। यही दोनों ग्राउंड पर निकाला जा सकता है और निकाला जाने के लिए एक बहुत ही लंबा चौड़ा प्रोसेस है जो बहुत टीडियस है, जहां पर पहले लोकसभा या राज्यसभा में मोशन को एडमिट करना पड़ेगा। इवन एडमिट करने के लिए भी बहुत सारी रिक्वायरमेंट है, जैसे लोकसभा में मिनिमम 100 मेंबर, राज्यसभा में मिनिमम 50 मेंबर। जब ये दोनों साइन करेंगे
तब प्रिसाइडिंग ऑफिसर को दिया जाएगा। वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर एक्सेप्ट कर सकता है या रिजेक्ट कर सकता है। उसके बाद 3 मेंबर कमिटी बनी जाएगी जो फिर ये पूरे के पूरे मोशन को रिस्पेक्ट को पूरा का पूरा एनालाइज करते हैं। फिर पार्लियामेंट को स्पेशल मेजॉरिटी से पास करना होता है, तब जाके रिमूव किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के जज को। ऐसा ही कुछ यदि आप देखोगे तो कहा गया है सीईसी के लिए भी, यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिर्फ और सिर्फ तभी रिमूव हो सकता है जब वो सुप्रीम कोर्ट के ग्राउंड जज का ग्राउंड का रिमूवल है, इनकैपेसिटी या मिसबिहेवियर के ग्राउंड पर रिमूव किया जा सकता है, और सिमिलर प्रोसेस एज द रिमूवल ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट जज। बट हियर इज अ कैच, इलेक्शन कमिश्नर्स को जो ये है सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर नहीं प्रोवाइडेड है, यानी कि इलेक्शन कमीशन को सिंपली प्रेसिडेंट रिमूव कर सकते हैं। प्रेसिडेंट रिमूव कैसे कर सकते हैं? ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर, यानी कि सीईसी के कंसल्टेशन के साथ ईसी को सिंपली रिमूव किया जा सकता है। ये एक बेहद ही बड़ी गंभीर समस्या बताई जाती है एनालिस्ट के द्वारा कि हमारे इलेक्शन कमीशन में जहां चीफ इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमिश्नर्स दोनों के पावर, सैलरी सब कुछ इक्वल माना जाता है, बट सीईसी को सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर प्रोवाइडेड है, लेकिन इलेक्शन कमिश्नर्स को सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर नहीं प्रोवाइडेड है और उन्हें बेहद आसानी से रिमूव किया जा सकता है। दैट इज द बेसिक। तो सीईसी कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, बिल्कुल गलत है। कभी भी यदि आप एग्जीक्यूटिव के ऊपर छोड़ोगे तो क्या होगा? एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो सकता। CEC and EC can be removed by president on the same manner as a Supreme Court judge. Only CEC can be removed on the grounds of Supreme Court judge. CEC can be removed by president on the same manner as a Supreme Court judge, while EC does not enjoy any special protection. This is the right answer. सो दैट इज द बेसिक आइडिया। रिजाइन करना हो या रिमूव करना हो तो किसे किया जाएगा? रिजाइन करेंगे प्रेसिडेंट को। रिमूव करने का तरीका अपन ने अभी देख लिया। अब देखो इसमें क्या मेजर इशू है कि संविधान में कहीं पर भी नहीं लिखा है कि इलेक्शन कमीशन या चीफ इलेक्शन कमीशन को अपॉइंट करने के लिए क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जब भी क्वालिफिकेशन नहीं देते हो तो क्या किसे अपॉइंट किया जाए? यहां पर आ सकता है कि सरकार अपने पोटेंशियल कैंडिडेट जिन्हें वो इलेक्शन में हेल्प सीख करे, नेपोटिज्म यूज करके किया जा सकता है। इसी वजह से आप देखोगे हमेशा एक डिबेट रहती है, क्या एक आईएएस ऑफिसर को इलेक्शन कमिश्नर के रूप में हेड करना चाहिए या इलेक्शन प्रोसेस में हेल्प करनी एट द हायर लेवल, यानी कि सीईसी या ईसी बनाना चाहिए। सो दिस वाज वन ऑफ द क्वेश्चंस व्हिच वाज आस्क्ड टू मी इन माय यूपीएससी इंटरव्यू। जब मुझसे पूछा गया था क्या एक आईएएस ऑफिसर को चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करने की तरह करना चाहिए या नहीं। So that was a board of Satyavati ma'am in 2021 when I was asked this question. अब दिस इज द बेसिक आइडिया। इसके अलावा यदि आप देखोगे इलेक्शन कमिश्नर का एक और मेजर इशू है कि इनका कोई भी सेक्रेटरिएट खुद का नहीं है, यानी कि कोई भी स्टाफ इनको खुद का नहीं है। जो इलेक्शन कंडक्ट करने के लिए जो स्टाफ चाहिए रहता है वो कौन देता है? सरकारी कर्मचारी ही रिक्रूट से लिया जाता है। तो इन्हें यहां पर इशू आता है। इसके अलावा इलेक्शन कमिश्नर को सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर नहीं है। ये मेजर इश्यूज हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। जैसा कि यूपीएससी होता है वैसे ही स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होता है। दोनों की दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं। यदि आप देखोगे तो यूपीएससी को 315 से 323 के बीच में सेटअप किया गया है, आर्टिकल्स इन पार्ट 14। नेक्स्ट अपन बात करते हैं व्हाट डज द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट रिगार्डिंग द कंपोजिशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ यूपीएससी। जैसा यूपीएससी का है सिमिलर ही स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए ही है, तो वो अपन बहुत जल्दी से निपटा देंगे। क्या कहा गया है कंपोजिशन के लिए? तो यहां पर एक चेयरमैन रहेगा प्लस कुछ और अदर मेंबर्स भी रहेंगे। मेंबर्स जो नॉर्मली आप देखोगे 9 से 11 रहते हैं, हालांकि अभी आप देखोगे तो और ज्यादा कम मेंबर्स हैं, 4 से 5 नॉर्मली रहते हैं। और ये जो नंबर ऑफ मेंबर्स हैं इनकी स्ट्रेंथ कौन डिसाइड करता है? प्रेसिडेंट। दैट इज द बेसिक आइडिया। तो इट शैल कंसिस्ट ऑफ अ चेयरमैन एंड 9 अदर मेंबर्स। मेंबर्स की संख्या मेंशन नहीं की गई है। कंसिस्ट ऑफ चेयरमैन एंड नॉट मोर देन 11 मेंबर्स, गलत। It shall consist of chairman and such number of members as decided by the president. This is the most optimum. So that is the basic idea of composition. अब इनका जो अपॉइंटमेंट होता है किसके द्वारा होता है? प्रेसिडेंट के द्वारा। ध्यान रखिएगा अपन ने बात किया है जितने भी एग्जीक्यूटिव एक्शंस होते हैं किसके नाम पर होते हैं? इन द स्टेट होते हैं गवर्नर के नाम पर।
वहीं पर इन द यूनियन होते हैं प्रेसिडेंट के नाम पर। तो जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी होगी हमेशा प्रेसिडेंट या गवर्नर रहेंगे इन द सेंटर एज वेल एज स्टेट रिस्पेक्टिवली। नेक्स्ट अपन बात करते हैं व्हाट आर द रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशंस लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर मेंबर्स ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? तो यहां पर भी क्वालिफिकेशंस कुछ भी नहीं कहा गया है, नो स्पेसिफिक क्वालिफिकेशंस आर लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। बस एक क्राइटेरिया दिया गया है कि जितने भी मेंबर्स हैं उसमें में से आधे मेंबर्स को 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। किस चीज में एक्सपीरियंस होना चाहिए? गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एसोसिएशंस में काम करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ताकि वो उस वर्क कल्चर से एक्वाइंटेड हो जाएं। दैट इज अ बेसिक आइडिया। तो बैचलर्स डिग्री बिल्कुल गलत, मास्टर्स डिग्री गलत, 10 years ऑफ एक्सपीरियंस वर्किंग फॉर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, दिस इज एन एडिशनल क्राइटेरिया। बट यहां पर क्वालिफिकेशन बात कर रहा है तो नो स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन इज द बेसिक आंसर। कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं, लेकिन एक क्राइटेरिया दिया गया है कि 10 साल का एक्सपीरियंस, वो भी सिर्फ और सिर्फ आधे मेंबर्स को होना चाहिए, सबको भी नहीं होना चाहिए। इसके बाद अगेन जो कंडीशन ऑफ सर्विस है वो आप जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज की कंडीशन ऑफ सर्विस देखोगे वो कौन प्रोवाइड करता है? प्रेसिडेंट ही प्रोवाइड करता है। कंडीशन ऑफ सर्विस से अपन बात करते हैं यानी कि उन्हें कितना सैलरी मिलेगा, उनके क्या क्या अलाउंसेस रहेंगे, इस तरीके की बेसिक कंडीशंस। इसके बाद यदि आप देखोगे टर्म बिल्कुल वही है, 6 साल या 65 ईयर्स जो भी है बिल्कुल सिमिलर सारी की सारी के लिए रहेगा एट द नेशनल लेवल। रिजाइन किसको करेंगे? प्रेसिडेंट को रिजाइन करेंगे। और आप देखोगे जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं इलेक्शन कमीशन को छोड़ के, वो सारी की सारी क्या करते हैं? एक रिपोर्ट पेश करते हैं कम से कम साल में एक बार। किसे पेश करते हैं? प्रेसिडेंट को। क्यों पेश करते हैं? ताकि ये काम किया जा सके, ये बता रहे हैं कि इन्होंने क्या क्या काम किया है। फॉर एग्जाम्पल यदि आप यूपीएससी के एनुअल रिपोर्ट खोलोगे तो वो दिखाता है पूरा का पूरा उन्होंने कितने कितने एग्जाम्स लिए, कितनी वैकेंसीज आई, इसके बाद इनका क्या काम है ये बताते हैं, किस हिसाब से सिलेक्शन हुआ, कितने लोग रिजेक्ट किए। यदि आप यूपीएससी की रिपोर्ट खोलोगे तो इवन A to Z क्राइटेरिया दिया रहता है। फॉर एग्जाम्पल कौन से ऑप्शनल से कितने लोग सेलेक्ट हुए, कितने लोग अपीयर हुए, एंड A to Z सारे के सारे क्राइटेरिया, SC से कितने हुए, कितने बैठे, और आपको सारी की सारी डिटेल्स पता चलेगी। इस तरीके से पूरा काम किया जाता है। अब नेक्स्ट अपन बात करेंगे on what grounds can member of the UPSC be removed according to the constitution। अब ध्यान रखिएगा जब अपन बात करते हैं इलेक्शन कमीशन की, तो इलेक्शन कमीशन एक ऐसी बॉडी है जिसके जो मेंबर्स हैं उनको बहुत ही हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ रिमूवल चाहिए होगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि ये जो है इलेक्शंस यानी कि जो बेडरॉक ऑफ डेमोक्रेसी है उसको होल्ड करते हैं, बट बाकी सारी बॉडीज के लिए ऐसा जरूरी नहीं है। तो इसी वजह से यहां पर थोड़े से लीनियंट टर्म्स हैं फॉर रिमूवल, बट नॉट दैट लीनियंट। सो जैसे कि यदि ये इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाए यानी कि कंगाल दिवालिया निकल जाए इनका, तब हो सकता है। ये किसी पेड एम्प्लॉयमेंट में एंगेज हो जाएं, या तो आप देखोगे अनफिट टू कंटिन्यू इन ऑफिस, या तो दिमाग से या बॉडीली अनफिट हो जाएं और ऐसा कोई कोर्ट डिक्लेयर कर दे। नॉर्मली प्रेसिडेंट होता है या कोर्ट, दोनों में से कोई भी किसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में ये रहता है। इसके अलावा यदि ये किसी मिसबिहेवियर में एंगेज हो, यदि अपन बात करते हैं मिसबिहेवियर तो ऐसा नहीं है कि बदतमीजी कर दे। मिसबिहेवियर से नॉर्मल इंटरप्रिटेशन ये होता है कि ये किसी भी पेड एम्प्लॉयमेंट में एंगेज हो जाएं या कॉन्स्टिट्यूशनल को वॉयलेट कर दे। नॉर्मली मिसबिहेवियर को भी कॉन्स्टिट्यूशन में इकोनॉमिक टर्म्स में डिफाइन किया गया है। यदि किसी पेड एम्प्लॉयमेंट में एंगेज हो जाएं या कुछ इस तरीके के क्राइटेरिया में उनका फाइनेंशियल इंटरेस्ट किसी भी सरकारी कॉन्ट्रैक्ट या कंपनी में इन्वॉल्व हो जाए, तो आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव कंडीशंस में इन्हें निकाला जा सकता है। सो दिस आर द बेसिक कंडीशंस। नेक्स्ट सिमिलर चीज स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए भी एज इट इज सब कुछ रहेगा, बस अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन होगी? गवर्नर होगी। अब ध्यान रखिएगा एक चीज मैं बहुत क्लियर बताना चाहूंगा कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होता क्या है। ये एक सिर्फ और सिर्फ एग्जाम कंडक्ट करने की एक अथॉरिटी होती है। ध्यान रखिएगा कभी भी यदि किसी का सिलेक्शन हो जाए तो उन्हें अपॉइंट यूपीएससी या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन कभी भी नहीं करता है। अपॉइंटिंग अथॉरिटी जो रहती है वो MOPT नॉर्मली रहती है, मिनिस्टर ऑफ पर्सनल एंड इस तरीके की जो भी जिस भी बॉडी के अंदर होते हैं नॉर्मली DOPT के अंदर आते हैं तो वो अपॉइंट करते हैं। तो यूपीएससी का क्या काम है? यूपीएससी काम करती है रिकमेंड करने का, नाम आने का,
और इवन ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियर कहा गया है कि यदि यूपीएससी ने आपको रिकमेंड किया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि जरूरी तौर पर आपका सिलेक्शन हुआ ही जाएगा, आपको मिनिस्ट्री से बुलावा आएगा। लेकिन उसमें क्या कंडीशन है कि कोई भी मिनिस्ट्री आर्बिट्री क्राइटेरिया, यानी कि ऐसा नहीं कर सकते कि आप नेता के बेटे नहीं हो इसलिए हम आपका सिलेक्शन नहीं करेंगे, तो कोई भी आर्बिट्री डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती। लेकिन यदि मिनिस्ट्री को ऐसा लगता है कि कोई वैलिड क्राइटेरिया है जिससे आप इवन दो रिकमेंडेड बाय यूपीएससी आपको नहीं सेलेक्ट किया जाए तो बिल्कुल कंसिडर किया जाता है। इसके बाद सिर्फ एग्जाम लेना काम नहीं होता यूपीएससी का। आप देखोगे जब भी फ्यूचर में यदि कभी भी फॉर एग्जांपल डिसिप्लिनरी एक्शन लेना हो, इसके अलावा यदि आप देखोगे डिसिप्लिनरी एक्शन के अलावा भी बहुत सारी चीज होती है, जैसे प्रमोशन के लिए, जैसे कि इंक्रीमेंट रोकना बढ़ाना के लिए यूपीएससी को कंसल्ट करते हैं सरकार। और इसमें आप देखोगे यूपीएससी की रिकमेंडेशन ऑफन मानी जाती है, कंपलसरी नहीं है बट मानी जाती है। इसके अलावा यदि आप देखोगे जितने भी 1 ईयर से कम के एम्प्लॉयमेंट होते हैं उसमें कभी भी यूपीएससी को कंसिडर नहीं किया जाता है। यानी कि यूपीएससी या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का जो भी रिकमेंडेशन तभी कंसिडर की जाती है जब एम्प्लॉयमेंट 1 साल से ज्यादा हो, और फिर जो भी एक्शंस लिए जाते हैं वो सरकार के डिस्क्रिप्शन पर डिपेंड करता है। तो बिल्कुल जैसे ही अपन बात करेंगे, जैसे यूपीएससी का था कंपोजिशन, चेयरमैन प्लस कुछ मेंबर रहते हैं जो नॉर्मली 9 to 11 रहते हैं। कौन अपॉइंट करता है? गवर्नर अपॉइंट करते हैं। किसके रिकमेंडेशन पर रहता है वो नंबर कौन डिसाइड करता है? वो भी गवर्नर अपॉइंट करता है, गवर्नर ही अपॉइंट करते हैं। क्वालिफिकेशन भी बिल्कुल सेम है कि आधे मेंबर्स जो हैं 10 साल से ज्यादा सेंटर या स्टेट के सरकारी जॉब में होना चाहिए। कंडीशंस कैसे होती है? जहां पर वहां पर प्रेसिडेंट डिटरमाइन करता है इन केस ऑफ यूपीएससी, इन दिस केस गवर्नर डिटरमाइन करते हैं। टेन्योर में थोड़ा सा अंतर है, 6 इयर्स 62 इयर्स, जहां 65 साल रहता है यूपीएससी के चेयरमैन या मेंबर्स के लिए, ये बिल्कुल ही वैसे ही हाई कोर्ट जज की तरह 6 इयर्स या 62 इयर्स बेसिकली उस सेंस से किया जाता है। रेजिग्नेशन किया जाता है गवर्नर को, ये रिपोर्ट एनुअली किसे भेजते हैं? गवर्नर को, एंड दिस इज द बेसिक आइडिया। नेक्स्ट अपन बात करते हैं विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फाइनेंस कमीशन। यानी कि एक बात समझ में आ गई, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और यूपीएससी दोनों के दोनों सिमिलर लाइंस पर प्लेस्ड हैं, कोई भी मेजर अंतर नहीं है। नेक्स्ट अपन नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की तरफ मूव कर रहे हैं, वो है फाइनेंस कमीशन। याद कीजिए अपन ने स्टेट फाइनेंस कमीशन के बारे में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, और ये दोनों के दोनों पार्ट 9 और पार्ट 9A के अंदर स्टैब्लिश की गई है। दोनों के बारे में अपन ने देखा है। यदि अपन देखें फाइनेंस कमीशन को किस आर्टिकल में सेटअप किया गया है, तो आर्टिकल नंबर 280 के अंदर सेटअप किया गया है। समझेंगे अपन फाइनेंस कमीशन भी क्या करता है। अब देखो बेसिकली फाइनेंस कमीशन का काम क्या होता है यदि अपन समझे, तो जैसे अपन ने देखा था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या किया है, मल्टी लेवल गवर्नमेंट फॉर्म किया है। स्टार्टिंग में अपन ने देखा था कि 2 अथॉरिटी थी, यानी कि एक सेंटर था और दूसरा था स्टेट। बाद में एक और थर्ड टायर इंट्रोड्यूस कर दिया गया था जो कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन थे और अर्बन लोकल बॉडीज थे। अब अलग अलग जब पावर दिया गया है, पावर विदाउट मनी इज यूजलेस, क्योंकि जब तक पैसा नहीं होगा क्या स्टेट और पीआरआईस वगैरह अपना काम कर सकेंगे? नहीं करेंगे। तो इसी वजह से फाइनेंस कमीशन का क्या काम है कि ये बार बार क्या करते हैं, रिकमेंडेशन देते हैं कि कैसे जो भी टैक्स सेंटर कलेक्ट करता है उसका कौन सा परसेंटेज टैक्स स्टेट को या कौन सा परसेंटेज टैक्स पीआरआईस को देना चाहिए, किस प्रिंसिपल में डिवाइड होना चाहिए, ये सारी बातें करता है फाइनेंस कमीशन। इसी तहत आप देखोगे जो रीसेंट 15 फाइनेंस कमीशन है उन्होंने कितना परसेंट रिकमेंड किया था कि 41% ऑफ द टैक्स जो भी सेंटर कलेक्ट करता है उसे स्टेट्स को डिवॉल्व किया जाए। यानी कि मान लो कि सेंटर 100 रुपए टैक्स कलेक्ट किया तो सारे के सारे स्टेट्स को मिनिमम से मिनिमम 41 रुपीस डिवॉल्व किया जाए। और ये 41 कैसे डिवॉल्व किया जाए उसका भी एक फॉर्मूला फाइनेंस कमीशन देता है, जिससे आता है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स। वर्टिकल आता है सेंटर से स्टेट में कितना जाएगा, तो ये दिया गया 41%। अब ये 41 स्टेट्स के बीच में कैसे डिवाइड होगा वो भी फाइनेंस कमीशन देता है फॉर्मूला अंडर द हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स। तो ये कहता है फाइनेंस कमीशन। अब यदि अपन बात करें इसके लिए क्या होता है, पूरा का पूरा कंडीशंस दी गई है कि क्या
क्राइटेरिया का काम करने का तरीका होना चाहिए फाइनेंस कमीशन का। किसे रिपोर्ट सबमिट करते हैं, तो अपन ने देखा है रिपोर्ट सारी की सारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी किसे सबमिट करते हैं, प्रेसिडेंट को सबमिट करते हैं। जब भी ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी किसी रिपोर्ट सबमिट करते हैं तो इसे पार्लियामेंट में ले डाउन किया जाता है कि क्या क्या प्रोविजंस हैं, इसको माना जा रहा है, नहीं माना जा रहा है, नहीं माना जा रहा है तो क्यों नहीं फॉलो किया जा रहा है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं व्हाट क्वालिफाइज एन इंडिविजुअल टू बी अपॉइंटेड एज अ मेंबर ऑफ अ फाइनेंस कमीशन। तो यहां पर अलग अलग क्वालिफिकेशन दी गई है, चेयरमैन के लिए और मेंबर्स के लिए अलग दी गई है। अ ग्रेजुएट डिग्री इन इकोनॉमिक्स और फाइनेंस, एक्सपीरियंस इन एडमिनिस्ट्रेशन एट सेंटर और स्टेट लेवल, अ जज ऑफ अ हाई कोर्ट और क्वालिफाइड, a specialized knowledge in finance and all। so अपन देखेंगे all of these criteria hold true except chairman के लिए एक अलग कंडीशन है जो कि है वो पब्लिक अफेयर्स के से रिलेटेड उनको नॉलेज होनी चाहिए। तो टोटल यदि अपन देखेंगे सो नॉर्मली 5 मेंबर्स होते हैं जिसमें में से एक चेयरमैन होते हैं और 4 अदर मेंबर्स होते हैं। दिस आर द बेसिक कंपोजिशन ऑफ फाइनेंस कमीशन। Who among the following qualifies to be appointed as a chairman? चेयरमैन के लिए क्या है कि पब्लिक अफेयर्स की कोई जानकारी होनी चाहिए। तो अ पर्सन हैविंग एक्सपीरियंस इन पब्लिक अफेयर्स, दिस इज द मोस्ट ऑप्टिमम आंसर। इसके अलावा जो बाकी हैं, फॉर एग्जांपल वो हाई कोर्ट जज के मेंबर या तो जज हो हाई कोर्ट या उसके लिए एलिजिबल हो। इसके अलावा उनके पास कुछ स्पेशलाइज्ड नॉलेज हो जैसे कि इकोनॉमिक्स में होना चाहिए, फाइनेंशियल मैटर्स में होनी चाहिए, या तो फिर आप देखोगे फाइनेंस एंड अकाउंट्स ऑफ गवर्नमेंट में उन्होंने काम करा होना चाहिए। ये सारी क्राइटेरिया के बेसिस में अदर मेंबर्स की को अपॉइंट किया जाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं टेन्योर क्या है। टेन्योर, अब देखो फाइनेंस कमीशन एक परमानेंट बॉडी नहीं है, ये क्या रहता है, ये एक टाइम के लिए कंस्टिट्यूट की जाती है, फिर जब तक ये रिपोर्ट नहीं सबमिट करते तब तक इन्हें कंस्टिट्यूट किया जाता है। अब जैसे ही ये रिपोर्ट सबमिट कर देते हैं इनका टेन्योर खत्म हो जाता है और प्रेसिडेंट इस रिपोर्ट को पार्लियामेंट के पास ले डाउन कर देते हैं। ध्यान रखिएगा जितनी भी अपन बॉडीज की बात कर रहे हैं ये सारी की सारी रिकमेंडेशन देती है और इनकी जो रिकमेंडेशंस है ये कंपलसरी कभी भी नहीं किया जा सकता क्या सरकार को एक्सेप्ट करना ही है। सरकार कर सकती है या सरकार रिजेक्ट भी कर सकती है, लेकिन यदि रिजेक्ट करती है तो उन्हें एक ठोस रीजन देना पड़ता है पार्लियामेंट में कि वो इसे क्यों रिजेक्ट कर रही है, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो अपना कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड काम कर रही है। इसके अलावा जो मेंबर्स हैं आप देखोगे इन्हें रीअपॉइंट किया जा सकता है कितने भी बार, क्योंकि ये एक टेम्पररी वर्क है जो किया जाता है। दैट इज अ बेसिक आइडिया। नेक्स्ट अपन बात करते हैं व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ फाइनेंस कमीशन। ये अभी अपन ने ऑलरेडी देख लिया है। टू एनफोर्स एंड इंप्लीमेंट टैक्स लॉस, टैक्स लॉ से कोई भी रिलेशन नहीं है। टू एक्ट एज अ जुडिशियल बॉडी फॉर सेटलिंग फाइनेंशियल डिस्प्यूट्स, बिल्कुल नहीं। डिस्प्यूट्स वगैरह एक्ट करने के लिए अपन ने देखा स्टेट के बीच में हो तो कल अपन ने डिस्कस किया था इंटरस्टेट काउंसिल्स है, जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट है। To make advisory recommendation on the distribution of tax proceeds between center and states, grant in aids, this is the correct answer। तो this is the basic function जो अपन बात कर रहे हैं, कितना ग्रांट देना चाहिए, टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन में सेंटर से स्टेट यानी कि वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या फॉर्मूला यूज करना चाहिए, स्टेट और स्टेट के बीच में हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा जो भी डिवॉल्व होगा। इस तरीके के क्राइटेरिया आप देखोगे सेलेक्ट किए जाते हैं। या तो कोई भी फाइनेंशियल मैटर जो प्रेसिडेंट को लगता है कि आप सजेस्ट करो, उन सारे मैटर्स में जो फाइनेंस कमीशन है रिकमेंडेशन देती है। तो दैट इज ऑल फॉर दिस क्लास। इसी के साथ एक और टॉपिक बचेगा जिसमें अपन रिमेनिंग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को फिनिश करेंगे और कल से अपन इकोनॉमिक्स से स्टार्ट करेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।